बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। तुम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 134 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 30 जून 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,356 की मार्केट है, जो अपना हाई बनाया 47,460 का हाई बनाया। लो की बात करते हैं, मार्केट ने जो अपना लो बनाया 47,137 का लो बनाया। केसी ऑल शेयर्स के वॉल्यूम्स की अगर हम लोग बात करें तो 589.67 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। इसके अलावा आज के अगर वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खासतौर पर सिल्क बैंक, WTL, PPL, FFL, पेस पाकिस्तान, WCL, हम नेटवर्क, बाइको, CCCL, एस्कोल और इसके अलावा वेव्स जो है शामिल है। ये आज के अगर हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें सफायर फाइबर्स, हीनो पाक, पाकिस्तान टोबैको, मारी पेट्रोलियम, एक्साइड पाकिस्तान, एटलस बैटरी, बाटा पाकिस्तान, ICI पाकिस्तान, सिमन इंजीनियरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, फिरोजशाह लेबॉर्ट्री जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें यूनिलीवर पाकिस्तान, गेटर इंडस्ट्री, इंडस मोटर, पंजाब ऑयल मिल्स, एटलस सोडा, मीरपुर खास, एलकोट स्पिनिंग, मिचल फ्रूट्स, इब्राहिम फाइबर्स और मिलर ट्रैक्टर वगैरह जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेज की ऑप्शन है, तो उसको आपने क्लिक करना है और जब आपकी बारी हो तो आपने अनम्यूट को क्लिक करना है। आपके सामने जो विंडो आ जाती है, मुख्तसर सवाल पूछे और जब एक स्टॉक के बारे में बताया जा चुके तो काइंडली दोबारा उसको रिपीट ना करेंगे। जी जिशान साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मुझे पूछना था यूनिटी के बारे में, और दूसरा ये कि एटलस और ये जो एक्साइड हैं, इनको कैसे, ये तो सुबह सुबह लॉक लग रहे हैं, इनको कैसे कर सकते हैं परचेज? अगर जितना भी हो जाए, जितना भी परचेज कर, या डायरेक्ट अपर लॉक पे उसी अपर लॉक लिमिट लगा के सुबह परचेज करें, और ऐसे नीचे आ गया तो? यूनिटी सर आपने कितने का लिया हुआ है? 43 का। जी जी, जो फिलहाल यूनिटी 44.52 है ना, फिलहाल ये ठीक है ये। और अगर इसी तरह मार्केट जो है ऐसी ही रेंज बाउंड पोजीशन ही मार्केट की, तो हो सकता है यूनिटी निकल जाए ऊपर ना, तो बेहतर है। यूनिटी आपने अच्छे लेवल पर लिया, फिलहाल जल्दी ना करें इसको बेचने में। सिर्फ इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपके जहन में होना चाहिए 41.80। जब तक इससे नीचे ना आए तो जल्दी ना करें इसको बेचने में ये, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको ले जाए जो इसके पुराने लेवल थे 50 के करीब करीब ना, तो ऐसा भी हो सकता है। मार्केट अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट करे तो ये चला भी जाएगा ये। बाकी जो आपने कहा एटलस बैटरी और एक्साइड वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं, फिलहाल ये काफ़ी ऊपर निकल गए, तो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में फर्स्ट टाइम आपने इसके अंदर अगर रिस्क लेना है सुबह सुबह कि हम थोड़ा महंगा ले लें, तो आपने थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता नीचे आ जाए तो कम से कम ज़्यादा फिर आपका लॉस ना हो। ये जो स्टॉक है ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है, यानी आपने थोड़ा इसको रखना पड़ेगा ये वाला। अगर वक्ती ये नीचे आ भी जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इन दोनों का बहुत अच्छा ही है। खासतौर पर पिछले जूम सेशंस में अगर आप देखें तो मैं तो यही आपसे कहता रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में अगर कोई चलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं तो ये बैटरियां मुझे चलती हुई नजर आ रही है। ये मुझे अल्फाज अपने तो याद है, पता नहीं मेरे अल्फाज आप लोगों को याद है या नहीं याद है। बहरहाल रिकॉर्ड होते हैं सारे सेशन, आप उसको देख भी सकते हैं ना। तो वही हुआ, जैसे नजर भी आ रहा था कि इन चीज़ों की तरफ जो है ना, इनकी तरफ तवज्जो ज़रा कम है। बाकी स्टॉक्स की तरफ तवज्जो थोड़ी ज़्यादा होती है जो ऑटो सेक्टर के होते हैं ना। तो जिन पर तवज्जो कम होती है वो ज़रा जल्दी चलना शुरू हो जाते हैं, और उन्होंने प्रूव भी किया खासतौर पर इन दोनों बैटरियों ने कि जैसे हमने सोचा था वैसे ही इनके साथ हो गया ये। बहरहाल जो मेरे अच्छे मेंबर्स जो हैं, जो प्रॉपर मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने उसी टाइम ही ले लिया था जब मैंने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि बैटरियां बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बैटरियां लेके रख ली। एक तो उन्होंने घर में UPS की बैटरियां भी रखी होंगी, और खास ये भी बैटरियां उन्होंने अपने शेयर्स में डाल दी। और आज माशाल्लाह काफ़ी मेंबर्स ने जो है ना इसको अप्रिशिएट भी किया और काफ़ी इंजॉय भी किया। और इंजॉय करें इसको, जल्दी जल्दी ना बेचें। और ख़ास तौर पर आज आपने हीनो का भी देखा होगा, हीनो ने लोअर लॉक लगाया, कल भी लोअर लॉक था, आज भी लोअर लॉक के बाद फिर अपना एक अपर लॉक बना लिया। अब इसमें जो खास तौर पर हम आपको जो बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं, जो स्केलिंग का कंसेप्ट है, स्केलिंग। जैसे जिसने नीचे के लेवल पर हीनो लिया और इसने हीनो ने जब 2 दिन करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद उसमें मजीद लोगों ने ऐड किया, जिसको हम स्केलिंग का कंसेप्ट कहते हैं कि आपने ऊपर ऐड करना। तो जिन्होंने पिछला बेचा नहीं, ऊपर वाला ऐड कर दिया, तो आज मजीद आप आगे देखेंगे उसकी राइड को आप मजीद इंजॉय करेंगे हीनो की। तो इंशाल्लाह जो इसका पहला एक्सपेक्टेड टारगेट हमने 800 रुपये के करीब रखा हुआ है, वो
अभी अगर ये 2-3 लॉक लगा दे हो तो आराम सुकून से आपका वो पहला टारगेट भी अचीव हो जाएगा और मोर देन 100% आपको आपके कैपिटल में भी इजाफा होगा। क्योंकि हमने तो वो 390 पर जो है ना रिकमेंड किया था आपको, फिर उन्होंने उन्हीं लेवल पर 400 पर ले लिया, और ये अगर 800 रुपया हो जाता है आने वाले दिनों में तो 100% कैपिटल में इजाफा एक बहुत बड़ी बात है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप इतनी जल्दी और इतना बड़ा कैपिटल 100% कैपिटल, जहां पर पूरे पूरे साल पैसे रखने के बाद 7% या 8% बंदा कमाता है, बल्कि पूरा साल यहाँ पर जो बगैर ट्रेनिंग के जो काम करते हैं इसी तरह काम करते हैं वो तो घुमाते ही है ज्यादातर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे मेंबर्स हैं, आज भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हमने आपके कहने पर एक्साइड बैटरी ले ली थी जब आपने कहा था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैसे हमें नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करें, तो हमने क्या करना है, इसको बेचना नहीं है, इसकी राइड को एंजॉय करना होता है बस ये। और कभी भी 2% 3% जब पूरी कढ़ाई आपको मिलने जा रही है तो आप एक दो बोटियां क्यों खा रहे हैं, पूरी कढ़ाई खाएं इसके अंदर से ये। जी अब्दुल वहाब साहब आबसाबाद से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है काजी साहब, ये फिरोज का पूछना था कि फिरोज को इस लेवल पे बाई कर लें और ये कब तक चलता नजर आ रहा है? जी सर फिरोज तो आज भी जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा था, अगर आपने उसकी मूवमेंट को देखा तो आज भी ये तकरीबन ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि खास तौर पर ये जो दो सेक्टर है ना, फार्मा सेक्टर का और ऑटो सेक्टर का, ये मेरे हिसाब से टेक्निकली ये बिल्कुल ओके है, चलने के लिए रेडी है। यानी कि जो उनकी करेक्शन होनी है, जो उनकी कंसोलिडेशन होनी है, ये तकरीबन अपने ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन्होंने अपने छोटे मोटे ब्रेकआउट देने हैं और ब्रेकआउट के बाद इन्होंने निकलना है ये। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमें झलक नजर भी आ रही है। आज भी फिरोज काफी ऊपर निकल गया था, और ये फिरोज जो है ये नीचे से चला हुआ है ये एकदम। तो ये 300 पर तो पहुंचा कोई नहीं है। ये पिछले दिनों जो था फिरोज जो है वो नीचे आया हुआ था, तकरीबन जो है मई की बात करूं तो ये मई में तकरीबन 290 के राउंड अबाउट ये मूव कर रहा था ये वाला। तो मई और ये जून का महीना आ गया, तो जून में इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया था, जो इसका ब्रेकआउट बनता था तकरीबन 325-26 रुपए का, वो ब्रेकआउट देकर ये पहुंच गया था 387 रुपए पर। तो 387 रुपए पर जब ये पहुंचा तो डेफिनेटली 15-20% का गेन इसने दिखाया। तो 15-20% गेन के बाद थोड़ी सी करेक्शन जो है वो ड्यू बनती है कि लाजमी ये थोड़ी सी करेक्शन करे, क्योंकि ह्यूमन नेचर भी यही है कि जब आप थोड़ा भागते हैं तो भागने के बाद जो है कम से कम 20 मिनट आप लगातार भागे अगर, तो 20 मिनट के बाद कम से कम आपको थोड़ी सांस बहाल करने के लिए पानी भी पीना पड़ता है और बैठना भी पड़ता है। तो ये स्टॉक भी थोड़ा सांस अपना बहाल करते हैं, फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके रुकते हैं, और ये भी रुका आके काफी टाइम से 340 के राउंड अबाउट, और आज फिर इसने 352 के करीब ये फिर चला गया, और ये आगे और भी चलेंगे ये वाले ये निकलेंगे। फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं, खासतौर पर जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, बारी बारी आप देखेंगे इनके अंदर आपको मूवमेंट नजर आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम वो जो इंट्राडे का काम करते हैं कि आज ले कल बेचें, आज ले कल बेचें, उन चक्रों से निकल कर अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनको लेके बैठ जाए बस आराम से। उसमें से जो आप पैसा कमाएंगे वो अभी इंट्राडे 2-2 3-3% की टका मारी में जो है ना ख्वारी जाता है। और ये बड़े स्टॉक अगर आप लेके रख रहे हो तो इसमें फायदा बहुत ज्यादा, अगर ये चलना शुरू हो जाए और आपको ये राइड करवाए अच्छे तरीके से, तो आप जैसे अभी मिसालें हमारे सामने, अभी ये सिर्फ एक्साइड बैटरी, एटलस बैटरी 21%, 3 लॉक ये बना चुके हैं, 21% गेन हो गया इनके अंदर से। तीनों को आपने देखा 390 से ये चलना शुरू हुआ, हमने आपको सजेस्ट किया, और ये मोर देन तकरीबन 80%, तो ये निकल गया 70% तो हो गया ये 390 से लेकर ये 600 से ऊपर निकल गया ये वाला स्टॉक। तो 60-70% तो ये पहुंच ही गया, पीछे रह क्या गया ये वाला। तो 60-70% किसी स्टॉक का लेके रख लेना और इतना गेन हासिल करना, और अभी भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हीनो हो गया, ये 2400 रुपए 2500 रुपए वाला स्टॉक था, ये 1812-2000 के करीब ये स्टॉक था, ये नीचे आया वहां से। और एक्साइड का मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 2400 रुपए से ये नीचे आया वाला स्टॉक है। आप तो खुशकिस्मत है कि आपको ये स्टॉक नीचे के लेवल पर मिल रहे हैं, और ऐसे लेवल पर मिल रहे हैं जहां पर इनका जो डार्क पीरियड था, जो इनका करेक्शन पीरियड खत्म हो चुका है, आपको इस लेवल पर मिल रहा है ये। वो भी आप देखेंगे जिसने 2017 का 2400 रुपए का लेकर रखा हुआ है, वो भी इंतजार कर रहा है कि कब मेरे पर ये स्टॉक मेरे बराबर पहुंचेगा ये वाला। तो आपको तो ये बहुत डिस्काउंट पर मिल रहे हैं ये वाले स्टॉक, और ऐसे लेवल पर मिल रहे हैं जहां पर आपको इन्होंने वेट नहीं करवाना ज्यादा। ये नहीं है कि आपको लेके बैठेंगे तो 4 साल लगेंगे इसको वापस, अब 4 साल वाली कहानियां खत्म हो गई इन स्टॉक की, वो टाइम पूरा हो गया इनका ये। आप ये निकलने वाले स्टॉक है। बहरहाल ये बातें भी आपको कभी समझ आ ही जाएंगी मेरी। हाँ जी इमरान खालिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला तो एक सवाल तो ये है कि जो सुबह 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक की मार्केट होती है, तो उसमें बाइंग जो है वो किस टाइम करनी चाहिए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है
कि क्रिटिसाइज नहीं मैं कर रहा, अल्लाह सलामत रखे आपको, हम लोग फायदे में रहते हैं, नुकसान में कभी नहीं जाते हैं, हमको बहुत प्रॉफिट होता है। लेकिन एक शिकायत सी है कि आप मुबहम अंदाज में बहुत सी बातें जो है वो जूम सेशन में कर जाते हैं, लेकिन जो हमें रात को जो स्ट्रेटजी मिलती है उसके अंदर मसलन जैसे बैटरीज हो गई, और बैटरीज का आपने बताया मुबहम अंदाज में बताया, कई लोग रह गए। अभी भी आप मुबहम अंदाज में हमें फार्मा का बता रहे हैं, ऑटो सेक्टर का बता रहे हैं, लेकिन मुबहम साहब बता रहे हैं हमें क्लियर पिक्चर जो कि हमें रात को स्ट्रेटजी में आनी चाहिए वो नहीं आती। तो काइंडली जरा मेहरबानी करें थोड़ा, क्योंकि हम लोग हैं बिगिनर्स। हम लोग अच्छा, एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ सर। 3 दिन पहले मैंने एक्साइड बैटरी का पूरा चार्ट बनाकर, जब भी इसने अपर लॉक बनाया नहीं था, मैंने रात को ही आपको उसका टेक्निकल चार्ट बनाकर आपके साथ मैंने शेयर किया। ये मुबहम अंदाज तो मैंने किया ही नहीं है ना, उसमें स्पेशल बाइंग जोन भी मैंने लिखा, बड़ा सा BZ भी लिखा, बाइंग जोन भी लिखा, उसकी टेक्निकल स्टडी भी आपके साथ शेयर की। 4 दिन पहले की बात है, ये देखा था आपने या नहीं देखा था उसको? जी सर मैंने देखा था। फिर तो ये तो झूठी बात, फिर तो झूठी बात हुई ना। नहीं तो फिर तो ये गलत बात हुई ना, ये वाली नहीं। ये तो आप देखें ना, आप ये गलत बात कर रहे हैं। आप मेरी बात क्लियर करें ना इसको। अव्वल तो आप रात के टाइम मैंने आपको फिरोज लेबोरेटरी का मैंने रात को आपके साथ शेयर कर दिया, BZ भी उसके अंदर लिखा हुआ, चार्ट भी उसके अंदर लिखा हुआ, फिर तो सारी चीजें रह ही नहीं जाती ना। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं, ये वाले। ये आपको मैंने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स आपको प्रॉपर पूरी स्टडी के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये वाले। और उसमें तो सारी चीज वाजिया होगी, उसमें फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट, बाइंग जोन, टेक्निकल चार्ट, करेक्शन कहाँ पर है, करेक्शन एंड कहाँ पर हो रही है, कंसोलिडेशन कहाँ पर हुई है, हर चीज मैंने वाजिया तौर पर करके आपको दे रहा हूँ, खोल के दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका ये गिला कि जी मैं खुफिया बात कर रहा हूँ या मैंने छुपाया हुआ, मैं तो किसी से कोई चीज नहीं छुपाता, हर चीज वाजिया बताता हूँ ये। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो मेरे डेली अलर्ट्स आपको आते हैं BZ के हिसाब से, वो डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक मेंबर्स के लिए होते हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट का चस्का लगाना होता है, आज लिया कल बेचा। जो मेरी प्रॉपर मेरी वर्किंग होती है वो मेरे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं, ये वाले। और अगर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक मैंने आपको खुफिया बताया हो या खुले अल्फाज में ना बताया हो, तो फिर आप मुझे गिला कर सकते हैं। यहाँ जूम स्टॉक मार्केट में मैं ज्यादा चीख कर जो है वो नहीं बता सकता कि यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ तो जो स्टॉक आम हो जाता है वो चलने के चांस उसके बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मेरे लगातार 4-5 वाले जूम सेशन देखें, ज्यादा पुराने ना देखें, सिर्फ पिछले 5-6 जूम सेशन देखे, उसमें जिसने भी मुझसे ऑटो सेक्टर का पूछा, मैंने उनसे कहा कि ऑटो सेक्टर में जो मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो बैटरियां चलती हुई नजर आ रही हैं, और बैटरियों के मैंने नाम भी लिए, ये बैटरियां। बेशक अगर यकीन है तो अब वो क्लिप देख लें ये वाले। तो काइंडली जो है वो इसको समझने की कोशिश क्या करें, ऐसे क्रिटिसाइज करें, जेन्युइन क्रिटिसाइज करें। कोई जिसके तुक भी हो कि वाकई वो क्रिटिसाइज की तुक भी बनती है कि वाकई ऐसी कोई बात हो, ऐसी बात ही नहीं। उल्टा खुद आप अपने आप को भी खराब करें कि जब एक चीज क्लियर मैंने बता दी और फिर आप कह रहे हैं कि मैंने उसको बताया कोई नहीं है, या तो फिर ये गलत बात है ना ये। और बाकी मार्केट का आपने मुझसे सवाल पूछा, तो मार्केट बिल्कुल यानी कि बाइंग जो होती है हमेशा आखिरी टाइम, जो डे ट्रेडिंग वाली बाइंग होती है, जो हमने डे ट्रेडिंग के लिए बाइंग करनी होती है, वो बिल्कुल आखिरी टाइम करनी होती है। मार्केट को जब वो देख करके यहाँ पर बाइंग बनती है या नहीं बनती। अगर हमने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स लेने होते हैं जिसको हमने आगे लॉन्ग टर्म चलाना होता है, वो तो हमने सुबह सुबह अगर हमें मौका मिले तो वो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हम ले लेते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हमने लेने होते हैं फिर हमने उनके साथ 6 महीने तक कोई छेड़ी नहीं करनी होती, उनको आगे लेकर चलना होता है। ये उम्मीद है कि मेरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा और आपको जो गलत फहमी है वो भी आपकी दूर होगी। नाराज होने वाली बात नहीं है कि इसमें कि मैं थोड़ा ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो आपने बात ही ऐसी की कि मैंने इस चीज को छुपा के रखा। मैंने किस चीज को छुपा के रखा? मैंने एक्साइड बैटरी को छुपा के रखा कि या मैंने आपके साथ उसकी वर्किंग शेयर दी कि मैंने रात को फिरोज लेबोरेटरी आपके साथ शेयर किया, आज वो चढ़ा स्टॉक, कल और बेहतर हो जाएगा स्टॉक मजीद, तो मैंने इसको छुपाया कोई आप लोगों के साथ? कैसी बातें करते हैं जी। मोहम्मद आमिर साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो क्लोवर से रिलेटेड थोड़ा डिटेल बता दें कि इस लेवल पे लेना बेहतर है या इसमें थोड़ी फर्दर करेक्शन आ सकती है, वहां पे लिया जाए। और दूसरा OGDC का पूछना था कि ये अब शेयर भी स्ट्रांग है, कंपनी भी काफी स्ट्रांग है, डिविडेंड भी अच्छी देती है, पेट्रोल की प्राइसेस भी ऊपर गई हुई हैं, जो इनकी प्राइवेटाइजेशन होनी थी वो भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये डाउन था। तो अब ये क्यों डाउन है, इतना या डाउन क्यों जा रहा है, इस पे थोड़ा बता दें। जी सर, इस तरह होता है ना, जो क्लोवर है, क्लोवर तो बहुत अच्छा है इन रेट्स पर। सिर्फ हमें क्लोवर के ब्रेकआउट का जो है वो प्रॉपर इंतजार है। अगर आप इससे लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको रखना है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। जब ये तकरीबन 70 पे क्रॉस करेगा
जो इसका असल ब्रेकआउट बनेगा फिर ये स्टॉक काफी ऊपर निकल जाएगा, जहां पर हमें ना उम्मीद है, और ये निकल भी जाएगा। अगर आप इस लेवल पर भी इसको लेकर होल्ड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ज्यादा आपको वेट नहीं कराएगा, बहुत हुआ तो 2-4 महीने आपको वेट करवाएगा, फिर ये निकल जाएगा स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक काफी ऊपर से आया हुआ है नीचे, तकरीबन 180 के करीब था ये पिछले कुछ महीने पहले अगर हम बात करें ना। तो वहां से ये हो कि ये नीचे आया। अब यहाँ पर इसने अपनी करेक्शन भी कंप्लीट कर ली, तकरीबन 49 का इसने लो बनाया था मई के महीने में, फिर इसने अपना अप ट्रेंड शुरू किया। अब यहाँ पर ये करेक्शन फेज पर है, जो कंसोलिडेशन फेज होता है ये, उसके बाद ये अपना ब्रेकआउट देगा 70 का और फिर ये निकल जाएगा 80-90 के करीब। बाकी जो आपकी बात है ना OGDC और PPL, ये फिलहाल थोड़ी लंबी करेक्शन में है। ये वाली करेक्शन तो इनकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी ये अपने कंसोलिडेशन फेज पर चल रहे हैं। जो इनका वो कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट होगा, जब भी कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये भी अपने ब्रेकआउट देना शुरू कर देंगे। तो हम बेहतर ये होता है कि हम उन्हीं स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे दें। जब वो स्टॉक ब्रेकआउट दे देते हैं फिर उनके चांस ज्यादा होते हैं ऊपर चलने के लिए। जी रफीक अहमद साहब, सर आप अनम्यूट करो। मैं जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। ऐसा मेरा पहला क्वेश्चन फौजी फूड्स के मुतालिक है। ये अच्छा खासा आज स्टार्ट लिया है इसने और ठीक जा रहा था, लेकिन एकदम कोई न्यूज आई कि ये 8 अरब अपना कैपिटल पेड अप कैपिटल बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये एकदम नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो पेड अप कैपिटल बढ़ाना कोई शेयर के लिए नेगेटिविटी होती है कुछ? और दूसरा क्वेश्चन काजी साहब मेरा है ये बैटरियों के मुतालिक ही। तो बैटरियों की अगर आप देखें मूव, तो ये मतलब जिन ईयर्स में इन्होंने बहुत हाई लगाए हैं ना, मतलब 2000 के करीब और 1000 के करीब, वो 3-4 साल थे, यानी 2014 से 18 तक 17 तक, जिन दिनों में हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10-10 12-12 घंटे की लोड शेडिंग थी और हर बंदा यूपीएस से जा रहा था, उन दिनों में तो इनकी बहुत ज्यादा वो थी। लेकिन उसके अलावा ये 400-500 के अंदर ही मूव करते रहे। अभी तो खैर ये मतलब जारी बात है, जो प्राइस इनकी है वो लेने वाली है। तो आप इससे जरा थोड़ा सा अपने एक्सपर्ट ओपिनियन। जी सर, म्यूट हो गए। सर जो है ना, पहला सवाल जो है ना फौजी फूड का, असल में उन्होंने अपने राइट शेयर का जो है ना अनाउंस किया कि हम अपने राइट शेयर जो वो देंगे। ये तो राइट शेयर देना जो है वो फिर हमारी मार्केट के अंदर लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते राइट शेयर को। यही राइट शेयर थे जो ऐसी फौजी फूड को 180 रुपये से लेकर यहाँ तक लेकर इन्होंने बार बार राइट 1-2-3 दफ़ा ये राइट तकरीबन दे ही चुके हैं। ये उसके बाद से ये बार बार स्प्लिट हो रहे हैं इनके स्टॉक ना, तो जिसकी वजह से ये सारे स्टॉक इनके नीचे आ गए, रेट इनका नीचे आ गया ये, क्योंकि स्प्लिट जो हो जाते हैं ये। तो राइट की खबर को जो है ना मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतना अच्छा नहीं लेते, जिसकी वजह से इस न्यूज़ के बाद इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया और जो है वो नीचे चला गया। अपनी कैपिटलाइजेशन को बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पता चले कि ये राइट दे क्यों रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या राइट ये अपनी एक्सपेंशन के लिए दे रहे हैं, क्या ये राइट अपने कर्जे खत्म करने के लिए दे रहे हैं, वो ये फिर बाद में पता चलता है कि क्या पोजीशन है, ये राइट क्यों दे रहे हैं, इसकी क्या इनको क्या जरूरत पड़ी अपने शेयर्स को मजीद बढ़ाने की ना। तो वही सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही फिर डिसाइड होता है कि आपने लेना बनता है या नहीं लेना बनता। बहरहाल ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स हैं अभी तक जो राइट दिए स्वायद मखसूस चंद कंपनियों के, बाकियों के रिजल्ट हमने बहुत बुरे ही देखे ये, यानी वो बहुत तेजी से वो स्टॉक पे नीचे आए और फिर वापस उन्होंने रिकवर नहीं किया ये वाला। बाकी जो आप कह रहे हैं ना बैटरीज जो है चले, अभी तो यूपीएस तो तकरीबन हर घर में लगा हुआ है, जो खासतौर पर सोलर सिस्टम का जो है एक नया ट्रेंड जो है वो चला आ रहा है कि सोलर सिस्टम को प्रमोट किया जाए। तो आपके सोलर सिस्टम भी बेसिकली बैटरीज पर ही जो है वो चल रहे हैं ये वाले। तो बैटरीज तो वहां पर भी आपकी इस्तेमाल हो रही है। आपकी अब जो ऑटो सेक्टर है, जितनी भी गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां आपकी बगैर बैटरियों के जो है वो चल रही हैं, ये अभी तो सारी गाड़ियां कोशिश की जा रही है बैटरियों पर ही आ जाए और ये फ्यूल की कंजप्शन जो है वो कम से कम हो जाए। तो बैटरियों का तो फ्यूचर बहुत बड़ा है, और खासतौर पर जो सॉलिड किस्म की कंपनीज है बैटरीज की बड़ी बड़ी, जो डॉन है वही उन्होंने चलना है, छोटी मोटी को तो उन्होंने चलने नहीं देना। तो इसलिए बैटरीज का पाकिस्तान के अंदर इनका जवाल कभी भी नहीं है, इनका फ्यूचर ही फ्यूचर है ये वाला। ये तो ये जो स्टॉक्स हैं ये बहुत बॉटम पर मौजूद है और बड़े अच्छे लेवल पर मौजूद है। ये जो बैटरी का बार बार कह रहे थे ना, अब तो काफी ये थोड़े 2-3 लॉट बना लिए, फिर आप इनके अंदर करेक्शन आएगी। अब लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका दिल थोड़ा कमजोर सा होता है ये। जी फरीद साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें काजी साहब ये बताइएगा दोनों सूरतों में कि जैसे एक शेयर जब मार्केट खुलती है तो खुलते ही लॉक में चला जाता है अपर में, तो उसको हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या प्री मार्केट में ऑर्डर लगाएं, प्री ओपनिंग में? और इसी तरह जैसे हमने अगर निकलना हो कि हमें खतरा हो कि एक शेयर जो है लॉक से लोग नीचे आना चाह रहा है, तो उसमें भी हमने क्या करना है उसका ना, ये काइंडली जरा बताइएगा। जी फरीद भाई, जो इसी तरह जो अपर लॉक बनाता है वो उसका तरीकेकार यही होता है कि आप प्री ओपनिंग में ही लगा दें, अपर लॉक पर आप लगा दें, तो जिस रेट पर भी वो खुलेगा, अगर अपर लॉक पर नहीं खुलता किसी भी रेट पर खुलेगा उस पर आपको मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट अपर लॉक पर ही खुलता है
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर कोई सेलर हुआ तो आपको वो बाय हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप कोई स्टॉक बेचना चाह रहे हैं तो बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर बहुत ज्यादा जो है वो सेलर है उसके अंदर, तो फिर जरा जो है ना वो निकलना जरा मुश्किल हो जाता है। बायर कम से कम हो तो जो एकदम लो लॉक लगा देते हैं, बाद कुछ स्टॉक फंसा देते हैं बंदे को, फिर उससे निकलना जो है वो बहुत पैनिक हो जाता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। बाज़ औक़ात हमारे ये होते हैं ना कि कुछ ऑर्डर शाम को लग जाते हैं, ये तो उनका फिर तरीका ये होता है कि आप यानी कि कल सुबह मार्केट खुली है तो शाम को ही ऑर्डर लगाना शुरू करते हैं 100 की लॉट के साथ। ये तो आप पहले ऑर्डर में आपके ऑर्डर लग जाते हैं, तो फिर उसमें पहली फुर्सत में आपको निकलने के चांस थोड़े बन जाते हैं। ये तरीकेकार होता है ये। जी अली जुल्कर हैं सब, सर आप कन्वर्ट करो मैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कल ही आपके सर ग्रुप में शामिल हुआ हूँ सर, 3 माह से माशाल्लाह आपकी सर वीडियो देख रहा हूँ सर। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए सर। बहुत ज्यादा सर आपका फैन हुआ हूँ सर, जस्ट आपके इल्म की वजह से। तो सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सर सिल्क बैंक 2.10 की मेरी बाइंग है सर, और WTL में फंसा हुआ सर 4.25 की मेरी बाइंग है। तो सर बेसिकली आपकी गाइडेंस नहीं थी सर, इसलिए जो है ना वो इसमें स्टक हो गया हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो सर आपको ही फॉलो करके चलना है इंशाल्लाह। जी इसके अलावा तो और तो नहीं है कोई स्टॉक वगैरह? नहीं सर, इसके अलावा कोई नहीं सर। अभी 3 माह हुए मुझे स्टॉक एक्सचेंज में आते हुए सर। आपकी वीडियो माशाल्लाह देखते के इस तक आया हूँ सर। चलो जी अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्क बैंक और WTL जो है ना, ये आप अपने आप को ना समझे कि आप इनके अंदर फंसे हुए हैं ना। ये अभी इन लेवल्स पर भी ये बहुत अच्छे हैं ये वाले, तो फिर आप सब्र करें, होल्ड करें इनको। बल्कि और पैसे हैं तो और भी आप ले सकते हैं ये वाले स्टॉक। सिल्क बैंक अगर 2 रुपये से नीचे के आपने लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं। आने वाले दिनों में एक आध कोई और अच्छी न्यूज़ इसकी आएगी तो आप देखेंगे कि ये ठीक ठाक जो है वो तेज हो जाएगा फिर। तो ये यानी यहाँ पर नॉन रिस्की, यानी रिस्क नहीं है इसके अंदर। और WTL भी कोई बुरा स्टॉक नहीं है, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। जो इसके अंदर बाइंग हुई है, जो इसके अंदर काम हुआ है पिछले दिनों में, आपने तो देखा ही होगा। अगर 3 महीने से आपने इसको रखा हुआ है या लिया हुआ है या स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, जो काम WTL के अंदर हुआ वो आपको भी नजर आ जाएगा कि आगे उसका क्या फ्यूचर है, किधर उसमें जाना है, क्यों इतना काम उसके अंदर किया गया, क्यों बड़ा प्लेयर ने इतना पैसा इसके अंदर डाला है। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जो है ना वो लाजमी है ये। ठीक है, बाकी आपका शुक्रिया। और प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जी इजाज खान साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माशाल्लाह आपने जो अदवा सर आवाज थोड़ी कम है, आवाज कम है, जरा माइक पास रखें या ऊंचा बोले जरा। जी सर, अभी आवाज आ रही है सर? जी अब बेहतर है जी। अच्छा सर, माशाल्लाह जो आपने एडवा बैटरीज और एक्साइड बैटरीज की जो हमें गाइड किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक्चुअली मेरा कुछ पैसा प्रोसेस में था, तो एडवा के अंदर मैं सही तरीके से पोजीशन नहीं ले सका, बहुत कम शेयर खरीदे। तो मालूम ये करना था कि अभी तो इसको अपर लॉक लग गए, तो आगे जाके जो है इसमें कुछ करेक्शन आ सकती है, क्योंकि मजीद पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है मैंने। जी जाज भाई यही तरीकेकार होता है। आप पहले थोड़ा पैसा डालें, अब इसे जब ये ऊपर जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि ये स्टॉक अच्छा जा रहा है, ये फिर ऊपर जाके ये करेक्शन करेगा लाजमी। हो सकता है ऊपर जाके एक या दो लॉक और बनाए, फिर वहां पर ये रुके, या हो सकता है वहां पर थोड़ा नीचे लॉक बना ले। फिर अगले दिन जैसे हीनो बैटरी का, अगर आप वो हीनो मोटर का अगर आपने देखा हो तो उसने एक लॉक लगाया, फिर दूसरा लॉक लगाने के बाद फिर साथ ही अपर लॉक उसने बना दिया। ये तो बीच में ये स्टॉक लाजमी करेक्शन करेंगे, तो उस करेक्शन में घबराना नहीं है आपने, उसमें ऐड करते जाना है आपने अपने स्टॉक जो भी आप लेना चाह रहे हैं। अगर आपने 10 लाख रखा हुआ है एटलस बैटरी के लिए, अगर अभी आपने 1-2 लाख रुपए के सिर्फ शेयर खरीदे हुए, तो जब ये वहां पर करेक्शन करेगा तो 2 लाख फिर इसके अंदर ऐड कर दिया, फिर कहीं ऊपर जाके 15% पर जाके फिर ये करेक्शन करेगा, फिर और ऐड करते जाना है। तो इस तरह जो है आपने स्केलिंग करते जाने इसके साथ, और कभी भी एकदम से इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अपने अप ट्रेंड में अब शुरू हुआ है। तो जहां जहां तक ये जाता जाए आप इसके साथ चलते जाए, कोई जल्दी ना करें। ये अपने पास लिख लें कि मैंने कम से कम 1 साल तक एटलस बैटरी को बेचना नहीं है, चाहे बेशक नीचे आ जाए, जो भी हो जाए, मैं इसके साथ ही हूँ। ये ऊपर जाएगा तो ऐड करूंगा, नीचे जाएगा तो सब्र करूंगा, बस ये आपने काम करना है। ये एक आध कोई लेवल अपने जहन में आप इसका रख लें कि जहां पर इसका कोई स्टॉप लॉस बनता है कि अगर उससे नीचे आए तो तब मैं निकलूंगा, अदरवाइज मैंने नहीं निकलना। ये तो एटलस बैटरी का जो है मोटा मोटा अगर मैं आपको इसका स्टॉप लॉस बताऊं, कोई बड़ा स्टॉप लॉस, तो वो तकरीबन 270 रुपए का स्टॉप लॉस है। जब तक ये 270 रुपए से नीचे ना आए आपने बिल्कुल भी इसकी परेशानी नहीं करनी है, चलाने दे, इसको चलने दे जहां तक ये जा रहा है। जी मुजफ्फर साहब सर आप कन्वर्ट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आकाश साहब मैंने कहा आज तो मार्केट मेरे ख्याल में कोई अच्छी क्लोज हुई है ना,
तो इसके बारे में बता दें कि आप किस तरह इसको देख रहे हैं। और दूसरा, आज ट्रिपल जीएल ने भी जो है अच्छी क्लोजिंग दी है, जी बस ये बता। जी जी मुजफ्फर साहब, मार्केट अभी भी जो है वो जो करेक्शन फेज पर ही चल रही है। जैसे नीचे आई थी मार्केट, अब यहाँ पर अल्लाह करे मजीद नीचे ना और यहीं पर ही कंसोलिडेट होना शुरू हो जाए, फिर तो बहुत अच्छा है। ये सही मार्केट का तब पता चलेगा ये जब 47,600 को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे और इसे ऊपर ही क्लोजिंग दे, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो है एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। ये वाला 47,600, ठीक है, ये लेवल आपने ध्यान में रखना है। ये लेवल ब्रेक करे मार्केट और ब्रेक करने के बाद इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे और वॉल्यूम भी मार्केट का अच्छा हो, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब जो है वो बेहतर हो जाएगी आने वाले दिनों में। और अगर मार्केट जो है वो इसी लेवल पर रहती है तो भी ये लेवल भी बुरे नहीं है, यहाँ पर रुक जाए मार्केट, बस 47,000 से नीचे ना आए मार्केट तो भी ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट कर लेगी, यहाँ पर भी हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करके यहीं से फिर अपना हफ्ते 10 दिन बाद अपना एक अपर मूव बनाए, निकल जाए मार्केट ऊपर। लेकिन अगर कभी भी, जैसे मैं बताता हूँ कि 47,000 का मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया और ये 46,000 की रेंज में अगर आना शुरू हो गई और वहीं नीचे से क्लोजिंग दी, तो फिर मार्केट के अंदर फिर आप थोड़ी बड़ी करेक्शन जो है वो देख सकते हैं ये। और बाकी ट्रिपल सीएल ने लॉक बनाया, उसको अगर रखा हुआ है तो होल्ड करें, जहाँ पर प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट करें, या होल्ड लंबे टाइम के लिए रखा हुआ है तो फिर रखें उसको। ये जी मोहम्मद अरफाज साहब, सर आपको बोले आप। अस्सलाम वालेकुम साहब। साहब कल भी मैंने पूछा था एफएफ के बारे में, एफएफएल के बारे में, आज उसकी न्यूज आई है, तो क्या मैं अभी इसको स्विच कर दूं? और दूसरा, आज मैंने आपके कल पूछा था बर्जर के बारे में, आज एंट्री मारी है मैंने उसमें, तो और इसमें ऐड करता जाऊं। बर्जर साहब कितने रेट पर लिया आपने? सर 86-13 पे। बर्जर की जो है ना आज क्लोजिंग हुई है 87.28 की, और बर्जर यानी इस रेट पर बहुत अच्छा ये वाला ना, ये काफी टाइम से इस पर ये घूम रहा है और यही तकरीबन कंसोलिडेशन कर रहा है। किसी भी टाइम इसने अपना ब्रेकआउट देना, इसका जो सही ब्रेकआउट होगा वो 93 रुपीज का होगा। जिस टाइम ये 93 रुपीज का ब्रेकआउट दे दे, निकल जाए यहाँ से, तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फिर ये आपको 110-120 रुपए तक लेके चला जाएगा। सिर्फ ब्रेकआउट का इसका इंतजार है। बाकी फौजी फूड की सिर्फ आज खबर आई है जिसकी वजह से वो थोड़ा नीचे आ गया है। बेहतर यह है कि फिलहाल रखें इसको, बेचे ना, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा आगे ये, ठीक है। पैनिक होकर किसी भी स्टॉक को ना बेचेंगे। जी मीर यकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक है। जी जी बढ़िया। अच्छा काजी साहब, एक थोड़ी सी बात हटके करूंगा। असल में लोगों के पास जब कैश होता है तो बेताब होते हैं चीज खर्च करने के लिए, तो आप एक आध आड़ू बिल्ला जो शेयर होते हैं ना वो दिला दें लोगों को, ताकि वो लेके घूमते रहें तो खुश रहेंगे वो। अच्छा, दूसरी बात काजी साहब, ये जो एक्साइड बैटरी है इसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आया आज। अगर आपने इसका वो रिपोर्ट देखी है तो मैंने देखी है, जो मुझे समझ में आई वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, माइनस में आई है इसकी अर्निंग एक्साइड बैटरी की। कितनी माइनस थी है जिसने? 0.01 है, लेकिन लास्ट ईयर तो लास्ट क्वार्टर से तो बेहतर है, लास्ट ईयर 2020 से तो बहुत बेहतर है, लेकिन लॉस कम है, लेकिन 0.01 है ऐसा कुछ करके लॉस आया। ईपीएस जो आया, अर्निंग पर शेयर कम आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये बैटरी चल क्यों रही है जबकि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और दूसरी चीज, थोड़ा सी मैं टेक्निकल बात करूंगा, दुनिया जो है लेड और एसिड बैटरी से बाहर आ रही है, अभी लिथेनॉल बैटरीज आ रही है। तो अगर उसकी तरफ नहीं जा रहे, मुझे नहीं पता ये एक्साइड गई है इस तरफ या एडवा भी जा रही है इस तरफ, अगर इस पे जा रही है तो फ्यूचर है, वरना नहीं है। तो तीसरी चीज मुझे एक्साइड का बता दें, और तीसरी चीज मुझे GHNI के बारे में बता दें, ये भी अच्छे लेवल पे इसकी बाइंग बता दें। थैंक यू। जी सर, जो है ना पहले नंबर पर जो है ना रिजल्ट सारी बात है, जो पहले इसके इतने बड़े बड़े लॉसेस थे, ईपीएस पहले कितने यानी लॉस इसके चाह रहे थे, एलपीएस जो है वो मैंने चार्ट शेयर किया था आपके साथ ना, तो उसके मुकाबले में तो आप देखेंगे इसने कितनी जो है ना इम्प्रूवमेंट की है, अपने लॉसेस को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया ये। तो कहाँ पर 27 की एलपीएस और कहाँ पर 0.01 जो आप बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है ये, तो ये इंडिकेट कर रही है कि आगे जो है ये और भी यानी कि बेहतर हो जाएगी ये। और यहाँ पर जो है ना खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी पहले से जो बड़ा माफिया हमारा बैठा हुआ है ना, उन्होंने नए लोगों को तो चलने देना ही नहीं होता, ये यहाँ की तारीख भी है ये वाला। कोई नया बंदा यहाँ पर आप काम करेगा ना, वो ऐसे पीटेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि एस्कोल के साथ क्या हुआ, ये एस्कोल नई कंपनी आई जो जिसने पेट्रोल पंप वगैरह बनाए, इससे पहले आपके पीपीएल चल रहा है, ये पीएसओ के और पीपीएल के, ये पीपीएल तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, अटक रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम,
ये पुराने आपके ग्रुप जो है ये मौजूद है, शेल पाकिस्तान आपका पुराना ग्रुप जो है ये मौजूद है, जिनकी जड़ें बड़ी मजबूत है। और जब ये एस्कोल ने अपने ये पेट्रोल पंप लगाना शुरू किए तो एस्कोल के साथ इन्होंने क्या किया, ये उसका शेयर का क्या असर हो गया, ये आपके सामने ही है ना। तो जो भी ये बड़े लेवल की मैं बात करूँ, छोटे लेवल पर भी अगर आप कोई कारोबार करना शुरू करेंगे ना, तो पहले से जो बड़ा माफिया होगा ना उस कारोबार का, तो उसने पहले ही आपको चलने नहीं देना, आपको इतना आप फंसा देंगे कि आप वहां से भागने की वाली बात करेंगे ये वाली। तो जहां पर ये बैटरियों की बात है ना, तो बैटरियां जो है कोई बाहर से तो किसी ने आना कोई नहीं है कि जो आपकी लेड की बैटरी बनाएगा। ये पहले से जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जड़ें गाड़ी हुई है, ये भी तो देख रहे हैं कि इतना जो उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है कि, और अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, पानी से बैटरी चेंज होकर लेड की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली इन्होंने ही उन बड़ी कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट यानी कि एग्रीमेंट करके अपने आप को उधर बोर्ड का लेना है, क्योंकि सर्वाइव तो इन लोगों ने करना है ना, इन्हीं कंपनियों ने करना है ये वाला। ये जो ग्रुप बड़े से पहले से बैठा हुआ है। और यही हाल आपकी गाड़ियों के साथ भी यही है, जो पहले से बड़े बड़े ग्रुप आपके टोयोटा और ये गंदारा और होंडे बैठे हुए। तो ये आपका क्या ख्याल है कि कोई नया यहाँ पर गाड़ियां लॉन्च करेगा बैटरियों वाली, तो उसको ये चलने देंगे? हरगिज़ कभी भी नहीं चलने देंगे उनको, बल्कि खुद ही उस तरफ आ जाएंगे पहले से ही, और खुद ही यानी कि वो अपने आप को जो है वो मॉडर्न करके जो है वो अपनी गाड़ियों की शेप चेंज करके और ये टेक्नोलॉजी की तरफ आकर, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट के अंदर बैठे हुए। ये काम अभी से नहीं हो रहा, ये काम पहले से हो रहा है। जब से ये पाकिस्तान नहीं बना था, उससे पहले जब अंग्रेज यहाँ पर आके उन्होंने कदम जमाए थे, तो बाकी जितने भी गोरे काले चिट्टे जो यहाँ पर आने की जिन्होंने कोशिश की, अंग्रेजों ने यहाँ से उनको बाहर निकाला बकाया। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं, सिर्फ ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं आए थे कब्जा करने के लिए, यहाँ पर तो पुर्तगीज, फ्रेंच और पता नहीं कौन कौन सी कौमें, वास्को डे गामा जो पुर्तगाली पहला वो आया था ये। लेकिन किसी को भी अंग्रेजों ने यहाँ पर टिकने नहीं दिया, सब कंपनियों को, बाहर की जो कंपनियां थी उनको भगाया और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कायम किया। वो मैं उस तरफ जा रहा हूँ ये, और फिर वो अंग्रेजों ने वही कल्चर यहाँ पर हमारे अंदर जो है वो क्रिएट कर दिया कि बस आप ही हैं और हम ही हैं ये। तो जो हमारे यहाँ पर आके अब वही यहाँ के बड़ा बड़ा माफिया, और इसीलिए किसी और को यहाँ पर ये चलने नहीं देते। तो ये जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, यही इन्हीं का फ्यूचर है यहाँ पर। यही गंदारा आपका चलेगा, यही बैटरियां आपकी चलेंगी, यही टोयोटा निशान यही चलेंगे, यही सरल, यही आपके फिरोज, यही ग्लैक्सो, इन्होंने ही चला है। इन्होंने ये छोटी मोटी कंपनियों को तो चलने ही नहीं देना ये वाला ना। तो हर फील्ड में ऐसे ही है ये वाला, ये ठीक है, ऐसे आपने इसको लेके चलना है, ये मार्केट को भी। ये जी तस्लीम अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी तस्लीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सवाल तो कोई इतना खास नहीं है, बस तीनों के बारे में मालूमात करनी थी कि आज जैसे ही अपना लो लोक पे पड़ा हुआ था फर्स्ट टाइम में ना, उसके बाद जो है इसने अचानक से खींचा ये ऊपर गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कल इसमें बाइंग बनती है या आज नहीं लिया आपने इसको? आज मैं ले नहीं पाया, मैं असल में बस सोचता रह गया। फिलहाल सर अभी सोचते ही नहीं, अब जहाँ पर जो करेक्शन करेगा ना वहाँ पर फिर आप पूछना ये वाला ना। तो ये सोचने वाली गेम नहीं होती। यहाँ पर ऐड नीचे, तो पहले तो नीचे के लेवल पर लेना था, और यहाँ पर 2 करेक्शन ये कर चुका था और बहुत अच्छे लेवल पर आया था, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एंट्री लाजमी लेनी थी। अब सुबह पहले टाइम हो सकता है ये सुबह पर लॉक के करीब ही पहुंचा होगा, जैसे आज इसने लॉक बनाया ऐसे ही लग रहा है ये वाला। तो अब फिलहाल लेने वाला नहीं बन रहा ये वाला। जी DM खान जी, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मैंने ये पता करना था कि काफी स्क्रिप्ट्स जो है ना वो बेरिश हो गए, लेकिन बेरिश होने के बावजूद जो है ना वो उनकी कैंडल ग्रीन है और वो ऊपर जा रहे हैं, तो इसकी वजह। और एक चीज और थी कि ये आफ्टर मार्केट जो है ना, मार्केट ऑर्डर कैन वी पुट से व्हेन इज मार्केट क्लोज, कैन वी पुट द ऑर्डर इन आफ्टर द मार्केट क्लोज, सो इज पॉसिबल? बस ये 2 सवाल सर। ये जो कह रहे हैं कौन सा स्टॉक है जो वो बेरिश भी है और कैंडल भी ग्रीन हो? काफी स्टॉक्स हैं, अगर आप देखें तो बेरिश भी हैं और वो जो है ना कैंडल्स भी इनकी ग्रीन है और वो ऊपर भी चले गए। मैं 2-3 दिन से वॉच किए हुए मैंने, तो कहेंगे तो मैं लिख लूंगा आपके लिए, आपको भेज दूं। ठीक है सर। इस तरह होता है ना, जब कोई भी स्टॉक नीचे आता है ना तो वो सीधी लाइन में भी नीचे नहीं आता, बीच में जो है ना रेड लाइंस तो होंगी उसकी कैंडल्स, फिर बीच में कहीं ग्रीन भी उसकी कैंडल बनेगी और फिर रेड आएगी, फिर थोड़ी ग्रीन होगी। जब किसी ने रिवर्स गेयर लगाना होता है, जैसे अप ट्रेंड में भी हम बार बार बात करते हैं कि ऊपर जाते भी स्टॉक ने कहीं बीच में करेक्शन करनी होती है, तो जो ही वो करेक्शन करेगा तो रेड कैंडल बन जाएगी। और इसी तरह अगर कोई स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है तो ये नहीं होता कि सीधी लाइन में ही नीचे डाउन ट्रेंड बनाएगा, बीच में कहीं कहीं वो अपने अप ट्रेंड भी बनाता जाएगा, थोड़ा जो है ना उसको ग्रीन बना के
वहां पर रुकेगा, फिर अगले दिन हो सकता है फिर नीचे आना शुरू हो जाए। तो ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है ये। बाकी सर जो है ना, जो ऑफ मार्केट होती है ना, उसमें भी आप जो है वो ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, बाज़ औक़ात शाम के टाइम भी आपका कोई, अगर आपने कल स्टॉक लेना हो तो सम टाइम आपके ऑर्डर रात को भी लग जाते हैं, और सम टाइम सुबह पहले टाइम 7 बजे 6 बजे के करीब भी आपके ऑर्डर जो है वो लग जाते हैं ये वाले। तो उसमें फिर ऑर्डर लगाने का तरीका ये होता है कि जो लॉट्स होती है वो आपको कम करनी पड़ती है। जैसे 500 की लॉट्स होती है, जैसे आपने 100 करके उसका ऑर्डर लगाना होता है। अगर कोई स्टॉक आप फ़ौरन लेना चाहते हैं या फ़ौरन पे बेचना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर पहले लग जाए, तो आपको 100 करके ऑर्डर लगाएंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, लेकिन फिर वो कैंसिल नहीं होगा। फिर आपका ऑर्डर वो लग जाएगा, फिर जब मार्केट ओपन होगी तो फिर पोजीशन पता चलेगी आपको कि आपके ऑर्डर का फिर क्या बना। ये ऐसा भी होता है ये। जी ये प्रभु देवा साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी दोबारा अनम्यूट करें आप। जी सर। सर मैंने ट्रिपल जी साइन लिया था, और क्या लिया था साइन आपने? मैंने गेटम लिया। सर मैं साइन ट्रिपल जीएल है ना। जी जी। जी फिर आपने म्यूट कर दिया। जी करें अनम्यूट। जी जी हेलो बोले। जी जी बोले आप। हेलो। जी बोले, आवाज आ रही है आपकी। साइन मैंने ट्रिपल जीएल लिया था, और मैंने गेटम लिया था 56 पे। तो ये गेटम तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन आपके कहने पे ये एक्साइड और फेरोज लिया है। आज मैंने एक्साइड भी लिया है, फेरोज भी लिया है, माशाल्लाह वो तो अच्छे चलेंगे, लेकिन गेटम में थोड़ा मैं परेशान हो जाएंगे। जी, और ट्रिपल जी यार कितने का लिया आपने? साइन ये मैंने लिया था 2500 रुपये का। 2500 का, अच्छा। चले ये इसको रखूं? अभी तो ट्रिपल सी एल अच्छा जा रहा है ना, तो फिलहाल ना बेचे। आज भी मेरा ख्याल है ये अपर लॉट पर बंद हुआ, इसको रखें। गेटम भी बेहतर हो जाएगा अगर आपका यही जो है एक्साइड अगर आपने लिया हुआ है और ये थोड़ा 1-2 लॉट ऊपर चला जाता है, तो फिर आप कोशिश करें जो गेटम के पैसे हैं वो भी एक्साइड के अंदर ही डाल देंगे। तो फिर इस तरह करके उसके साथ आप स्केलिंग करें। जहां पर भी एक्साइड थोड़ी सी करेक्शन करे, आपको मौका दे के यहाँ पर ये करेक्शन कर रहा है, वहां पर फिर आप गेटम बेचें, उसका पैसा डाल दें एक्साइड के अंदर। क्योंकि एक्साइड जहाँ पर करेक्शन करेगा वहां पर फिर थोड़ी देर करेक्शन करने के बाद 1-2 दिन बाद फिर वो अपना अप ट्रेंड बनाएगा, और ये इस तरह फिर चलता जाएगा ये वाला। जी अली साजिद साहब सर, आप अनम्यूट करो। मैं जी अली साजिद साहब। सैयद इरफान उल्लाह साहब है सर, आप अनम्यूट करो। मैं जी इरफान भाई बोले आप। जी वालेकुम सलाम। ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोले। हाँ जी साहब, मेरा आज तकरीबन तीसरा दिन है आपके साथ। आज तीसरा दिन है, कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, लोग ज्यादा होते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 4-5 किस्म के शेयर है। पूछना था आपसे कि ये इसका क्या करूँ मैं। अभी भी तकरीबन मैं 40-50 हजार लास्ट पे चल रहा हूँ। जी सर, कौन से स्टॉक है आपके पास? ये टीपीएल पी है मेरे पास, प्रॉपर्टीज टीपीएल भी है। और ये पता नहीं क्या हो रहा है कि मार्केट अच्छा चल रहा है, बाद में फिर नेगेटिव हो जाता है, फंस जाता है बंदा। मैं ऊपर वाले रेट पे ले लेता हूँ कि अपर लॉट लग जाता है। कल भी अपर लॉट लगा, फिर से खोल दिया सेटलमेंट के बाद। जी। और ट्रेड है मेरे पास, वो तो इंशाल्लाह चलेगा। वो तो अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है मेरे ख्याल में। जी। और एवियन है, एवियन भी मैंने 97 का लिया है। आपने कहा था कि ये अभी चलने वाला है, तो यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियो देखी थी। ठीक। तो एवियन में भी फंसा हुआ हूँ। जी। और पीआरएल मेरे पास तकरीबन 27 का खरीद है। तो ठीक है, आप थोड़ा मशवरा देंगे तो अच्छा होगा कि क्या करना है, किस चीज को बेचना है, किसको रखना है अभी। सर फिलहाल चले फिलहाल जो है ना, ये जो टीपीएल है ना, इसको अगर आप, ये तो काफी टाइम से अपने अप ट्रेंड में ही है ना। अगर आपने नीचे के कई लेवल पर लिया हुआ है तो फिर तो आप इसको थोड़ा होल्ड करें। इसका अप ट्रेंड फिलहाल चल रहा है तो चलने दें इसको, टीपीएल को। ये बाकी भी स्टॉक आपके बुरे नहीं, ये सारे स्टॉक अच्छे हैं। फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए। जब तक मार्केट 47,000 पर मौजूद है, फिलहाल किसी को ना छेड़े स्टॉक को, बस रखी रखें इनको। अगर इंडेक्स कहीं 47,000 से नीचे आ गया तो फिर आप लाजमी मुझसे पूछें कि फिर इनका क्या करना है, फिर आपको फिर मैं मशवरा दूंगा।
फिर यार ये सारे स्टॉक अच्छे हैं, लॉस में किसी को भी ना बेचें। ये एवीएन भी अच्छा हो जाएगा, ट्रीट ऑलरेडी अच्छा जा रहा है, ये उसकी भी करेक्शन तकरीबन खत्म हो गया, अब कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसने अप ट्रेंड बनाया था, और फिर ये दोबारा अपनी एक अप रैली के चांस बहुत है कि दोबारा अपनी अप रैली पे बनाएगा। और पीआरएल भी बुरा स्टॉक नहीं है, पीआरएल भी अच्छा है, उसको रखें पाकिस्तान रिफाइनरी को, वो भी बेहतर हो जाएगा ये। जी जुल्करनैन राजा साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आईटी सेक्टर में कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जिसने अभी परफॉर्म नहीं किया जिसके चांसेस हैं आगे? जी सर आईटी सेक्टर में सर एक ही स्टॉक है सही जो बेहतर है, वो है एवीएन। एवीएन ने अभी परफॉर्म नहीं किया सही जिस तरह इसको परफॉर्म करना चाहिए, तो बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर बड़े टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी टाइम इसने निकल जाना है यहाँ पर, सिर्फ उसके थोड़े थोड़े ब्रेकआउट है, जैसे वो 97 98 का एक ब्रेकआउट है, फिर 110 रुपये का इसका ब्रेकआउट है। अगर ये किसी तरीके से अपने ब्रेकआउट दे दें और फिर उसके बाद ये बहुत तेज हो जाएगा ये वाला, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है एवीएन। आप इसके अंदर बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, इसको होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा सब्र फिर आपको करना पड़ेगा, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जो है ना वो सब्र वाली गेम है, बेसब्रे यहाँ पर बिल्कुल नाकाम है यहाँ पर ये वाले। कोई कहेगा जी मैं आज लूँ और कल ही मेरा पैसा डबल हो जाए या महीने बाद डबल हो जाए, तो ये वाला फिर ये बिल्कुल ऐसा रवैया है कि आपको स्टॉक मार्केट से फिर निकलना ही पड़ता है फिर आखिरकार। जी एहसान सही साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। सर जी वालेकुम सलाम, थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज़ कम है आपकी। जी सर, अच्छा सर मैंने ये पूछना था, जो पीएसएच में पीई रेशो के साथ हेयर कट और वीएआर लिखा होता है, ये क्या चीज़ शो करवाता है और इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते सर आवाज़ आपकी ज़रा कम है, अगर ऊंचा बोले तो मुझे समझ भी आएगी ज़रा। हैं? जी सर, अब आ रही है आवाज़? हाँ जी अब थोड़ी बेहतर है जी, क्या कह रहे हैं? जी सर, मैं ये कह रहा था कि पीएसएच में जो पीई रेशो के साथ हेयर कट और वीएआर लिखा होता है, ये जी क्या चीज़ शो करवाता है और इससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं? जी जी सर, ये जो हेयर कट की जो टर्म वगैरह ये हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें आप देखा करें कि जो आपने स्टॉक लिए, जिस रेट पर आपने लिए, फिर उस स्टॉक की क्या पोजीशन रहेगी, क्या वो आपका लॉस में जा रहा है, लॉस के बाद वो किस रेट पर है, कितना लॉस आपको हो रहा है, और फिर उसके बाद जो आपका फ्री कैश पड़ा हुआ है, तो इनकी आपस में कैलकुलेट करके आपको बता रहा होता है कि अभी तक आपकी जो नेट पोजीशन है वो हेयर कट की शक्ल में आपको नजर आ रहा होता है कि अभी आपका स्टॉक किस पोजीशन पर मौजूद, आपने जो लिया था वो कितना डिस्काउंट हो गया है। तो ये वाली जो टर्म उसके लिए होती है। बहरहाल वो इतना जो है ना, इतनी बड़ी उसमें साइंस तो है कोई नहीं ना, वो सीख कर जो है कोई आपको फायदा भी है कि इससे क्या वैसे अगर आप अपनी कैलकुलेट करें ना कि जो स्टॉक आपने जिस रेट पर लिया हुआ है और अभी मौजूदा उसका क्या रेट चल रहा है, उसको आप माइनस करें और फिर वो देखें कि हेयर कट की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट वही जो डिस्काउंट वैल्यू होती है वही उसकी वैल्यू जो वो चल रही होती है। फिर इसके बाद दो तीन टर्में और भी होती हैं, ये आप बेहतर ये है कि किसी ब्रोकर के पास जो आपका टर्मिनल जिसने आपको दिया हुआ है उसके पास बैठे और वो सारी आपको ये टर्म समझा देगा कि ये सारी एक सी हेयर कट नहीं होती, और भी 4-5 किस्म की टर्म वो यहाँ पर लगी होती है ये वाली। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से, आपका म्यूट करो मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। जी वालेकुम सलाम। गाइस साहब, हीनो के बारे में आज मैं ऑर्डर लगाने लगा था 585 पे, यकीन बिलीव मी, मेरे हाल 3-4 सेकंड का ऑर्डर लगाते गए सर, देखा केप सर, बिलीव मी 3 ml 4 सेकंड, 585 से सीधा 612 पे अपर के, वो नहीं मिला, बोलो मार्केट आपको नहीं कोई नहीं है। मैंने कहा अब क्या करूं यार, तो कल इसमें मैं जरा थोड़ा आपको लेट ज्वाइन किया, तो इन्हों में बनती है एंट्री की नहीं बनती है सर? ये जूम सेशन में मेरे ख्याल करना पड़ेगा सर, जो स्टॉक का नाम लेते हैं वो सुबह वो हवा में उड़ने लग जाता है, दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, इसका कुछ सोचना पड़ेगा। समझे आप, लोग महीने के 1000 रुपये फीस लेके बताते हैं और हम फीस अभी लगे हुए हैं, समझे आप, यूट्यूब पे। जी तो इसका मुझे इन्होंने ना दोबारा अपना अप ट्रेंड शुरू किया, जिस तरह उसकी मूवमेंट हुई है, तो जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा होता है बीच में करेक्शन करता है जिसमें हम कहते हैं स्केलिंग करें, उसने स्केलिंग का मौका दिया और फिर इसने अपर लॉक बना दिया, जिससे ये लग रहा है कि अभी हो सकता है 2-3 लॉक फिर ऊपर बना ले, जैसे एक्सपेक्टेड लग रहा है ये वाला। तो ये ऐसा ऐसा करता करता चले, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये स्टॉक लोअर किस्म के स्टॉक है, इतनी मजबूत कंपनी है ये वाली कि सॉलिड है, ये पूरी जड़ इनकी बैठी हुई है इतनी, यानी कि मजबूत कंपनी है कि आप इनके प्रॉफिट चेक करें, इनके काम चेक करें, इतने इनकी सेल्स हैं, इतने इनके प्रॉफिट है कि ये छोटी मोटी सारी कंपनियों को निगल जाए, इतनी बड़ी बड़ी ये कंपनीज हैं। और ट्रैक्टर ये बनाते हैं, ट्रैक्टर का तो इतना फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर, और ये
वाहिद कंपनी है जो ट्रैक्टर वाली इतनी सस्ती आपको मिल रही है। बाकी वो जो मिलर ट्रैक्टर है या गाजी है वो तो काफी ऊपर चले गए ना अपने ओरिजिनल रेट पर। वो एक हीनो ही रह गया था, और बाकी जो हम बार बार कहते हैं ये जो बाकी ऑटो सेक्टर के स्टॉक हैं, बैटरी शेटरों की, मैंने बातें की। और ये सारा अल्लाह का फजल है, जो मुंह से निकालते हैं यकीन करें कि वो ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ने इज्जत रखनी होती है तो आप देखें ना कैसे अल्लाह इज्जत रखता है। ये वाला जो स्टॉक बताए जाए वही आगे बेहतर हो जाते हैं। ये चलाने वाला अल्लाह है, हम नहीं चला सकते किसी भी स्टॉक, या मेरे कहने से कोई स्टॉक चल पड़े या मेरे कोई मेंबर उस स्टॉक को ले तो वो चल पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो बहरहाल बिल्कुल नेक नियति के साथ आपको कोई मशवरा दिया जाता है कि ये स्टॉक अच्छे हैं तो आप इनको ले लें, ये बड़े अच्छे स्टॉक हैं। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, ये रखने वाले स्टॉक्स होते हैं। ये आपने तो देखा होगा कि जब ये WTL नीचे था 1.5 रुपए के करीब, उस टाइम भी हमने किसी को डिस्करेज नहीं किया, हम कहते थे ले लो यार ये बहुत अच्छा है, इस लेवल पर हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ये मसला ये होता है ना कि हम जो है ना वो जैसे मैंने वीडियो बनाई थी फेसबुक पर, 50% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर शक में ही रहते हैं। ये वो फैसला नहीं कर पाते कि हम ले ना ले, क्या करें वो करें ना। तो आप लोगों के पास तो मौका भी इतना अच्छा है, मैंने आपसे पहले भी आपको कहा हुआ था कि अपना कैश निकाल लें, फ्री कैश रखें, और जो है मैक्सिमम आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। आपके आप मैक्सिमम के पास फ्री कैश भी पड़ा हुआ है, और मैं बता भी रहा हूँ कि ये बैटरियां चलने वाली हैं, तो क्यों नहीं आपने बैटरियां ली, आप हीनो क्यों नहीं ले रहे ये वाले। तो अभी कल फिरोज का बताया, आज देखे वो अभी 10-12 रुपए ऊपर चला गया, कल वो भी कल भी एक्सपेक्टेड है कि 10-12 रुपए निकल जाएगा, और ऐसा से ही निकल जाएंगे ये सारे स्टॉक। ये मार्केट नीचे रहेगी लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकल जाएंगे, आपको मौका नहीं देंगे फिर ऊपर के लेवल पर। ये तो बेहतर ये है कि सोचे कम और ले लें, बस इनको लेके फिर स्केलिंग करें इनके साथ और एंजॉय करें ये। और फिलहाल ये जो डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक है ना छोटे मोटे, इनसे निकल है, अब ये छोटे मोटे का जमाना खत्म हो गया। अब चलेंगे आपके थोड़े बड़े बड़े जो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स हैं, अब वो उनकी बारी है चलने की ये वाली। जी काशिफ अकरम साहब सऊदी अरेबिया से आपका अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके मशवरे पे एक साइड लिया है, लेकिन सर प्री ओपनिंग सेशन में ही उसकी जो प्राइस आ रही थी वो उसके अपर कैप पे आ रही थी, मैंने अपर कैप पे ही लिया है उसको। तो उसके अलावा सर हम नेटवर्क के बारे में बता दें कि इसमें एंट्री की जा सकती है या नहीं, या थोड़ा वेट करें। जी काशिफ भाई फिलहाल हम नेटवर्क को फिलहाल छोड़ दें, अभी उसके अंदर भी जो है अभी आज बार बार 8 रुपए के ऊपर नीचे वो मूव कर रहा था ना, तो अभी फिलहाल छोड़े से उसको, अगर इंडेक्स कहीं बेहतर होगा तो हम नेटवर्क चलेगा, अदरवाइज रुक जाएगा ये। तो साथ जो है ना ये भी आप लोग अपने जहन में रखें कि जो भी जिन्होंने अगर एटलस बैटरी लिया हुआ है या एक्साइड बैटरी लिया हुआ है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपने उसको लॉन्ग टर्म कैरी करना है या उसके अंदर स्केलिंग करनी है या कहीं बीच में से निकलना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर ये स्टॉक पहले टाइम अपना अपर लॉक बना देते हैं, ये अपर लॉक लगा देते हैं, तो आपने 1 पैसा नीचे करके कम से कम 15 रुपए के फर्क के साथ स्टॉप लॉस भी लगाना है। ये अगर इसका लॉक टूट जाता है तो बहुत चांस होते हैं कि ये स्टॉक पे नीचे के लॉक पर चले जाएंगे ये वाले। तो कहीं वो जो आप अपर लॉक के चक्कर में लेकर फिर ये नीचे लॉक लगाए तो 15% लॉस एकदम आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये फिर ऐसे भी हो जाता है। तो हर वो मेंबर जो है जिसका दिल थोड़ा कमजोर है, और कमजोर होना भी चाहिए, थोड़ा डरना भी चाहिए, तो आपने अपनी सेफ्टी का तरीकाकार ही होता है कि जब ये अपर लॉक बना दे तो लॉक के 1 पैसा नीचे रखकर और कम से कम 15 रुपए का फर्क रखना है आपने स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है और इसका वॉल्यूम कम है, तो 15 रुपए का फर्क रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ये। अदरवाइज ये आपका स्टॉप लॉस को जो है ना वो इग्नोर करके नीचे लग जाएगा, और नीचे फिर लॉक भी नीचे वाला लग सकता है ये। फिर इसमें चांस ये होता है कि अगर आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ये स्टॉक लोअर लॉक पर चला जाता है, फिर आप लोअर लॉक पर 1 पैसा ज्यादा करके स्टॉप लॉस बाय लगा देंगे। लोअर लॉक जो ही टूटेगा तो फिर बाय हो जाएगा आपका, हो सकता है लोअर लॉक लगा के फिर दोबारा अपर लॉक पर चला जाइए वाला। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे इन स्टॉक के साथ इनको कैरी करके लेके जाया जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये टेक्निक आप लोगों ने समझनी है ये वाली है। जी अली जुल्करनैन साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर मैंने पूछना था कि ये आपने सर एक वीडियो बनाई थी ट्वीजर कैंडलस्टिक पैटर्न पे सर, उसमें कौन से सर कैंडल यूज करनी, डे की, आवर की या 2 डे की, सही कौन सी रहेगी सर उसमें परमानेंटली? जी सर परमानेंटली तो नहीं होता ना, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म उसका व्यू देख रहे हैं। वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी टाइम फ्रेम लगाएंगे वो ओके है, चाहे आप 30 मिनट्स का लगाएं, 6 महीने का लगाएं, साल का लगाएं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में टाइम फ्रेम की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ये वाली। लेकिन वो जो कैंडल आप देख रहे हैं वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन सी कैंडल बनी हुई है, क्या वो इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, क्या वो जो है वो डोजी कैंडल बनी हुई है, कौन सी कैंडल जो आप देख रहे हैं, या मोरोबोजो कैंडल बनी हुई है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सा पैटर्न पर चल रही है फिलहाल, कौन सा पैटर्न बना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इस पर वो मेरा जब कोर्स आएगा तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे ये वाले।
जी असद साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लास्ट टाइम जैसे आपने हिनो को कहा था कि ये अपर लाख पर जाएगा, तो ये ऊपर गया भी से, बाद में ये 2 दिन लोअर लाख पे रुका रहा, नीचे आता रहा। तो क्या ये एक्साइड और एटलस ये भी करेक्शन करेंगे या ये ऊपर ही जाएंगे? हम इंतजार करें या कल मैं खरीद लूं ऊपर पर, अपर लाख पर खरीद लूं, जैसे भी सुबह हो तो अपर लाख पर खरीद लूं इनको? जी सर, ये अभी अपनी करेक्शन करेंगे। ये 3 लॉक लग गया तो हो सकता है कल चौथे लॉक पर फिर करेक्शन करें, तो करेक्शन का इंतजार करें, फ्रेश बाइंग फिलहाल ना करें इनके अंदर। ये जहाँ पर ये करेक्शन करेंगे वहां पर आपको एंट्री का ये मौका देंगे। ये अभी फिलहाल वो लोग इंजॉय करें जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है। तो जो फ्रेश बंदे हैं वो रिस्क फिर आपने मैनेज करना। अगर आपने अपर लॉक पर ले लिया तो कहीं बीच में करके आपको एक स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता ये नीचे आ गया और नीचे आने के बाद लोअर लॉक पर पहुंच गया तो फिर आप निकल भी जाए, ये ना हो कि आप फिर वहां पर फंस जाए ऊपर के लेवल पर ना। हाँ जी काशिफ भट्टी साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी सर। अच्छा सर, मैं गुजारिश ये है कि ना, एक तो कैपको भी उसके भी वेट में है, कैपको ही पड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। अच्छा उसके बाद ट्रीट है उसमें भी उसकी राइड एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है। अच्छा उसके बाद मेरे पास ना, मैंने सर पेस से आज ना, मैंने ना पेस 2-4 दिन से मैं पेस को देख रहा हूँ, पेस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो ना यानी जैसे बुल अपना बैकफुट होके आगे आता है ना, वो पेस की मुझे इस तरह ब्रेकआउट भी दिया उसने ₹7.61। ये जो बातें कर रहा हूँ ये मैंने आपसे सीखी सारी। तो सर उसका ब्रेकआउट है ₹7.61 62 पे। तो 62 पे मेरा बड़ा दिल था कि आज क्लोजिंग हो 62 के ऊपर क्लोजिंग दे, वॉल्यूम भी अच्छा लग रहा है, माल नीचे आता है, नीचे से माल उठाता है, तो उसमें तेजी में बैठे हुए हैं कि पेस में मैंने सारा हम पकड़ के मैंने उसमें डाल दिया, हम तो बिल्कुल एक जगह पे खड़ा हो गया पेस में, मुझे उम्मीद है कि। और दूसरा स्टॉक है यूसुफ वेविंग, उसका मैं क्या करूँ? जब से उसने ब्रेकआउट दिया खामोश होकर, या फिर इंडेक्स सही होगा तो मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। जी काशिफ भाई, ये जो है ना, ये अपने वो जून क्लोजिंग के चक्कर में वो तेज हो गया था ना जब आपने लिया था, और मैंने आपसे कहा था फिलहाल रहने थे, आपने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा है फिर मैं कौन होता हूँ आपको रुकने वाला ना। जब ये आपने लेने का आप सोच रहे थे, बहरहाल वो भी अच्छा रेट नहीं था उसका लेने वाला। तो बाज़ औक़ात जो ब्रेकआउट होते हैं ना, वो फास्ट ब्रेकआउट भी होते हैं कि झूठे ब्रेकआउट दे दिए वक्त ही आपको ट्रैप करने के लिए ना, ऐसा भी होता है। ये असल ये सारे स्टॉक की पोजीशन अब आने वाले दिनों में पता चलेगी कि जब ये आज 30 जून खत्म हो गया ना, तो जो 30 जून तक इनकी जो है, इन्होंने जिनकी क्लोजिंग थी उन्होंने अपना सारा फ्रेम वगैरह दिखाना, सब कुछ करना, वो 30 जून के बाद आप देखेंगे कि आप स्टॉक की असल शक्ल आना शुरू हो जाएगी कि कौन कौन से स्टॉक वैसे ही ऊपर चढ़े थे, फास्ट ब्रेकआउट जिन्होंने दिए थे, अब वो वापस अपने लेवल पर आपको दोबारा आते हुए फिर नजर आएंगे ये वाले। बाकी पेस पाकिस्तान को आप फॉलो करें, और वो डिफॉल्टर लिस्ट से निकली है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उसके अंदर बेहतरी आएगी और ये निकल जाएगा आहिस्ता, जो काफी अर्से से ये नीचे था और आहिस्ता आहिस्ता करके ये करेक्शन भी करता जाएगा और ऊपर भी जाता जाएगा ये वाला। ठीक है जी, कैलाश साहब है, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मैंने ये पूछना था यूबीएल के बारे में। यूबीएल में मैं पहले भी शेयर्स लिए हुए थे और काफी मैं प्रॉफिट पे निकला भी हूँ, लेकिन 500 शेयर मेरे पास अभी भी है। तो अब इस 129 पे लिया था मैंने, तो 500 शेयर मेरे पास अभी भी है। तो अब जिस वो प्राइस पे है तो वहां पे क्या ये लेना बनता है अभी, क्योंकि अभी अराउंड 122 पे है ये। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बर्जर का आपने चार्ट शेयर किया था और उसमें उसने ब्रेकआउट भी दिया हुआ था अपना, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद वो ऊपर ही नहीं गया, यानी कि वहीं पे है, तो क्या बर्जर ने फास्ट ब्रेकआउट तो नहीं दिया कहीं पे? जी सर, जो सबसे पहले यूबीएल है ना, यूबीएल भी यहाँ पर अपनी कंसोलिडेशन फेज पर खड़ा है ये, तो इसको लगेगा काफ़ी टाइम। जो सही इसका ब्रेकआउट होगा यूबीएल का वो 132 रुपये का होगा। अगर 132 रुपये ये क्रॉस कर जाए फिर तो ये ऊपर निकलेगा, नहीं तो फिर ये 120 और 130 के दरमियान रेंज में जो है वो घूमता रहेगा। जहाँ पर बर्जर है ना, बर्जर भी अभी उसने अपना प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया, जो इसका सही ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकआउट इसका जो है वो कहीं ऊपर जाके है तकरीबन 118 रुपये का, इसका जो सही मेजर ब्रेकआउट बनेगा ये। यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेशन फेज पर चल रहा है, और जो इसका अभी जो करीब जो सही ब्रेकआउट जो मुझे नजर आ रहा है वो 94 रुपीज़ का एक बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, जो बड़े से छोटे वाला, जो पहले तो बड़ा तो वो बनेगा 118 रुपये वाला, तो अगर अभी ये ब्रेकआउट दे 94 रुपीज़ का और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, जैसे ये अपर लॉक पर क्लोज हो और पीछे बाहर भी खड़े हो, तो फिर ये उम्मीद है कि आपको
ऊपर वाले भी फिर ब्रेकआउट आराम से दे देगा ये वाला। तो यहाँ पर जो है बजट जो है सिर्फ अपने कंसोलिडेशन फेज को कंप्लीट कर रहा है। किसी भी टाइम जो ही ये कंप्लीट होता जाएगा फिर ये आप देखेंगे कि जैसे ये बैटरियां चलना शुरू हुई, ऑटो सेक्टर चल रहा है और फार्मा सेक्टर आपका चलना शुरू हुआ, तो ये भी चलना शुरू हो जाएगा फिर ये वाला। हाँ, बुरा स्टॉक नहीं है, स्टॉक ये बहुत अच्छा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, थोड़ा सब्र वाला ये स्टॉक है ये। तो इसलिए रखना है तो इसको आप रखें, अदरवाइज या ब्रेकआउट का इंतजार करें। 94 को ब्रेकआउट करने थे या फिर इसके अंदर ऐड करें या वक्ती यहाँ से निकल जाएंगे। जी ये रानी साहब है सर, आप कन्वर्ट करो। मैं अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरे पास कुछ कैप्को के शेयर हैं, कोई 10-1 हजार के करीब है, तो ये डिविडेंड से पहले बेच देना चाहिए, या वेट करना चाहिए? किस रेट पर लिया हुआ है सर? मैंने 45 पे लिए हुए। जी सर, अगर आपके लेवल से ऊपर आ जाते हैं तो फिर आप तो प्रॉफिट टेकिंग करें इनके अंदर, और जो है अगर आप इसका डिविडेंड इंजॉय करना चाहते हैं तो आप डिविडेंड भी इंजॉय कर सकते हैं। आज ये 44.35 पर इसकी क्लोजिंग हुई, और कल अगर मार्केट पॉजिटिव हुई तो बहुत उम्मीद है कि ये 45 रुपये जो वो क्रॉस कर जाएगा ये। तो ये अब फिर आप पर डिपेंड करता है, चाहे आप प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर, चाहे आप डिविडेंड के लिए फिर इसको रख लें, ऐसे हो सकता है ना। तो वैसे हम डिविडेंड को इतना अप्रिशिएट नहीं करते कि डिविडेंड वही एक्स हो जाएगा, फिर 40 रुपये पर कहीं जाकर ये खुलेगा। अगर एक्स हो जाता है इन लेवल्स पर तो फिर वो कहीं काफ़ी टाइम फिर यहाँ पर रुका भी रहेगा, तो फिर आपका पैसा स्टॉक आउट क्योंकि डिविडेंड तो उन्होंने अपने पास से देना कोई नहीं होता है, वही पैसों से आपको डिविडेंड देंगे जो एक्स करेंगे इसको ना। तो बेहतर ये है कि अगर ये 45-46 पर पहुंच जाता है, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखा देता है, तो आप अपना पैसा फिलहाल यहाँ से निकाल दें। हाँ जी रावी कुमार साहब, सर आपको अनम्यूट करो। मैं अस्सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था एक्साइड से रिलेटेड कि आज मतलब कल मैंने लिमिट लगाई थी उसे 387 पे, लेकिन वो सुबह में शायद खुला ही नहीं है, मतलब वो 416 पे चला गया और शायद सेल ही नहीं हुई। तो हम लोग मतलब अगर मुझे लेना हो कल तो मैं किस पे लिमिट लगाऊं, या मतलब वो किस तरह से हम ले सकते हैं अगर एक्साइड परचेज करना हो, क्योंकि वो खुलते ही अपर लॉक पे चला जाता है और फिर बाद में आता ही नहीं। सर जो है ना, अगर आपने लेना हो ना तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो प्री ओपनिंग में ही ना आप जो है इसको लगाएं अपर लॉक पर बाय। प्री ओपनिंग में अपर लॉक, जो अपर लॉक इसकी लिमिट होती है वहां पर आपने सिंपल बाय लगाना है लिमिट में। तो जो ही ओपन होगी मार्केट, और अगर वो अपने अपर लॉक से नीचे जहां पर भी ओपन होगा वहां पर आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये तरीकेकार होता है, और अगर खुले ही अपर लॉक पर तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हो सकता है आपको ना मिलेगी। हाँ जी अब्बास हसन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी अब्बास हसन साहब। हाँ जी, हाँ जी इमरान खालिद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शायद मैंने आपका मूड खराब कर दिया आज। नहीं, सर आपकी सुन ले सर आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको भी सीखते सीखते थोड़ा सीखते, वो कहते हैं ना, सीखने के लिए भी सीखना आना चाहिए। हम वो उस कैटेगरी में हैं, आप माइंड ना कीजिएगा। आपकी बात है, आप ही की रिकमेंडेशन पे एक मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टॉक है और मैं उस पर बड़ा खुश हूँ और मुतमईन भी हूँ। ठीक है वो नहीं चल रहा अभी, लेकिन वो इतना यकीन है कि वो चलेगा, क्योंकि आका रिकमेंड किया हुआ स्टॉक मैंने अभी तक वो नीचे आते या फिसलते हुए या मार्केट से बाहर जाते हुए देखा ही नहीं है। आप यकीन करें, 27 मई की तारीख का आपको ये हवाला दे दूं सर, 22 स्टॉक आपने रिकमेंड किए में और एक से एक स्टॉक है, और मैंने देख रहा हूँ वो स्टॉक जैसे आप कहते हैं रॉक सॉलिड है, वो रॉक सॉलिड है। मैंने उनको कहीं जाते नहीं देखा, और अगर कोई लॉस भी है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, तो आपका रिकमेंड किया हुआ स्टॉक जो है वो कैप मारता है, वो रुपया 2 रुपए नहीं, वो कैप तोड़, कैप 1 कैप 2 कैप, कितने में स्टॉक की आपको पिछले महीने की एग्जांपल दे सकता हूँ कि सर आपका रिकमेंड किया हुआ स्टॉक 2 कैप 3 कैप लगा, ट्रीटे कैप नहीं लगाए, और उसके बाद जो मीट शॉप का वो है उसने कैप नहीं लगाए। हर कोई कैप पे जाते, 1-2 कैप लगे 15% साइड पे हो गया,
हमको लॉस होता है 10% का, 12% का, 14% का। और भाई 2 कैप के अंदर 15% तो वो खींच के बाहर वो मारता है आपका। या चले मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ पर्सनल, आप मुझे अपना कोई रिकमेंडेड स्टॉक बताएं जो कि बुरी तरह क्रैश हो गया। एक स्टॉक, आपका 15 साल का तजुर्बा है सर, मुझे तो महीना भी नहीं हुआ, आप एक स्टॉक बता दीजिए। जी मेरी तो सर चले जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि जब भी मैं अपनी गाड़ी भी चलाता हूँ ना तो सबसे पहले मैं उसकी ब्रेकें पहले चेक कर लेता हूँ ना कि उसकी ब्रेक ठीक है या क्या पोजीशन है, और खासतौर पर उसकी बैटरी का पानी की क्या पोजीशन है। ये 2 चीज़ें तो मैं मस्ट पहले देखता हूँ, फिर गाड़ी जो है ना वो चलाना शुरू करता हूँ। जब भी मैं कोई स्टॉक लेता हूँ तो मैं पहले देखता हूँ कि मैंने उसका रिस्क कितना लेना है ये वाला। यहाँ पर जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, सिर्फ एक चीज़ आपके कंट्रोल में है और वो है कि आपका लॉस। आप कितना लॉस मार्केट में बुक कर सकते हैं ये सिर्फ आपके कंट्रोल में है। मार्केट है कितना ऊपर जाना है, मार्केट है कितना नीचे आना है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप उसको देख सकते हैं। सिर्फ आपके कंट्रोल में है अपना लॉस। तो सबसे पहली चीज मेरी यही होती है कि मैं अपना लॉस पहले देखता हूँ कि मैंने इस स्टॉक से कब बाहर निकलना है। ये मैं आपको 15 साल का अपना तजर्बा बताता हूँ। ये अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एस्ट्रोल का शेयर है ये वाला, ये स्टॉक मैंने भी लिया तकरीबन जब ये 200 रुपए का ये स्टॉक था, ये मैंने भी उसको लिया 200 रुपए पर। लेकिन मैंने 185 का अपना रिस्क रखा हुआ था कि जब ये 185 तक आए या इससे नीचे आए तो मैंने हर सूरत मैंने निकल जाना है, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, मैंने इसके अंदर रहना कोई नहीं है ये वाला। अब फॉर एग्जाम्पल उस टाइम मैंने इसके अगर 1000 शेयर खरीदे और वही एस्ट्रोल जो है 200 रुपए से जब 185 आया तो मैं तो वहां से एग्जिट हो गया, 15,000 रुपए का मेरा लॉस हुआ, कोई नहीं। खैर वही एस्ट्रोल 10 रुपए का आ गया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह मेरी ब्रेकें बिल्कुल ठीक थी, मैं वहीं से बाहर आ गया और वही 15,000 मैंने कई और स्टॉक से 15 गुना कमा ली उन स्टॉक्स के अंदर से। ये तो मेन चीज यही होती है कि जब आपकी ब्रेकें ठीक हो तो चाहे आपका कोई स्टॉक क्रैश कर जाए, कोई बुरा हो जाए, अब वही ऐसे भी मेंबर्स मौजूद है, ऐसे भी जानने वाले हैं मेरे करीब में, ऐसे भी करीब जाने वाले लोग हैं जिन्होंने 200 रुपए का खरीदा हुआ था और वो निकल नहीं पाए उसके अंदर से। ये उन्होंने कहा कि जी अभी 185 का आया तो क्या हुआ, वापिस आ जाएगा, 150 का आया तो क्या हुआ, ये फिर वापिस आ जाएगा, 100 तक उसका वेट करते रहे, फिर इतना लॉस बड़ा हो गया तो फिर अब वो लॉस फिर बुक भी नहीं कर पाते ये वाले, और फिर आके यहाँ पर आके क्रैश हो गया ये सारा स्टॉक। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, कई मिसालें, हमने भी ऊपर वाले लेवल पर स्टॉक लिए लेकिन हमने अपना रिस्क रखा होता है कि इस लेवल पर आए तो हर सूरत निकलना बनता है इस स्टॉक के अंदर से। ये तो जो स्टॉक ऊपर वाले लेवल पर होते हैं वहां पर हमने अपने रिस्क को पहले मैनेज करना होता है, फिर उसके बाद रिवॉर्ड होता है। ये तो हमने, जैसे मैं अपनी वीडियो में बार बार आपको समझाता हूँ, 1:3 के हिसाब से हमने अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना होता है। अगर 1% लॉस होगा तो 3% रिवॉर्ड होगा। ये अगर तो स्टॉक नीचे नहीं आया तो 3% तो रिवॉर्ड आपको लाजमी दे कर ही जाएगा ये वाला। तो क्रैश उन्हीं लोगों के क्रैश होते हैं जो बगैर स्टडी के काम करते हैं और जो स्टॉक ऑफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम किया है प्रॉपर तरीके से काम किया है। और स्टॉप लॉस जो है ना सबसे प्राइम डिसिप्लिन है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर कोई सबसे बड़ा डिसिप्लिन की बात करें, जैसे हम तो डिसिप्लिन कहते हैं ना, टाइम पर उठो, टाइम पर खाओ, टाइम पर ये करो, वो और डिसिप्लिन है, लाइफ का डिसिप्लिन है। ये स्टॉक मार्केट का जो सबसे प्राइम डिसिप्लिन है दैट इज स्टॉप लॉस। अगर कोई स्टॉप लॉस को नहीं मानता या कहता है कि जी स्टॉप लॉस वैसे ही होते हैं, ये तो वैसे बेकार है, वो स्टॉक मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमाएगा। वो लॉस करता हुआ या ट्रैप करता हुआ आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आएगा ये वाला। तो आप जो है ना, मेरे पास एक भी मिसाल नहीं है कि कोई मेरा स्टॉक क्रैश किया हो ये वाला ना, ऐसा कोई आपको नजर भी नहीं आएगा कि स्टॉक क्रैश किया हो ये वाला। हाँ जी, इंशाल्लाह जो भी स्टॉक आपको रिकमेंड किए जाएंगे वो फ्लाई तो करेंगे लेकिन वो क्रैश नहीं होगी अगर आप उनको प्रॉपर फॉलो करेंगे ये ना। तो बाकी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ सर, आपने जो कहा ना सिर्फ उस वजह से मुझे थोड़ा सा जो है वो अजीब सा लगा कि आपने कहा कि मैं कुछ छुपा के रखता हूँ, कुछ स्टॉक को खुले तरीके से बताता नहीं हूँ। मैं आप लोगों को तो मैं चार्ट बना बना के वो स्टॉक्स बताता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स है, ये ले लें, बस ले लें। और मैं क्या बताऊँ कि आपको अगर यहाँ पर मैं खुले अल्फाजों में बात करूँ तो सारी दुनिया उस स्टॉक के पीछे पड़ेगी, फिर आपको फायदा नहीं होगा ये वाला उस स्टॉक से ना, तो फिर वो स्टॉक चलता नहीं है ये। जी फैसल वही सब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। जी सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। अच्छा कलर तो ज्यादा का लगाया था मगर मुझे 100 एक्साइड भी मिल गए और 100 एटलस बैटरी भी मिल गए ना, तो अब देखते हैं कि उनको कहाँ तक लेके जाना है आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर। अब मैं कल मजीद इसको अगर मैं अपर लॉक पे दोनों लगा दूं और मजीद अगर बाय करूं, आपके ख्याल में कल ऐड करने चाहिए? जी
सर फिलहाल ऐड ना करें, जहाँ पर ये करेक्शन करेंगे ना वहाँ पर फिर आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। जहाँ पर करेक्शन होती है वहाँ पर स्केलिंग होती है ये वाली। तो जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 5 रुपये 10 रुपये नीचे आ जाता है, वहाँ पर आप थोड़े और ऐड कर ले, छोड़े ना इनकी जान, ये बहुत अच्छे स्टॉक है, रखें इनको और कैरी करें, ये लेके जाएंगे आपको अच्छे खासे ऊपर ही। लेकिन ये कभी भी उम्मीद ना करेंगे ये स्टॉक सीधी लाइन में ऊपर जाएंगे, ये स्टॉक कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाते। ये स्टॉक का बिहेवियर होता है कि बीच में कई दफा ब्रेक करते हैं, सांस लेते हैं, ये इंसान भी इसी तरह। तो मैं बार बार आपको मिसालें देता हूँ, स्टॉक मार्केट आपकी जिंदगी की तरह चलती है ये वाली, बाहर की कोई नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी से रिलेट करेंगे तो ऐसे भी स्टॉक चलते हैं बस। हाँ जी अदनान भाई आप बोलें सर। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब 2-3 सवाल है। इसमें पहले तो पावर कंपनीज के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, हापको और कापको, इन दोनों को पे आउट्स भी मिले हैं, लेकिन अभी तक ये दोनों स्टॉक अपनी जगह से तकरीबन हिले भी नहीं है ना। बल्कि मैंने तो कापको एक दफा लेके और नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल कर दिया है। तो आगे इन फ्यूचर जो है इनके चलने के चांस है, इनको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, और ये कब तक चलेंगे? और सेकंड क्वेश्चन मेरा, जो डिफॉल्ट सेगमेंट कंपनीज है, लाइक रिसेंटली अभी हास्कोल जो है वो डिफॉल्ट सेगमेंट में आ गई है। तो ये डिफॉल्ट सेगमेंट में क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह ये डिफॉल्ट सेगमेंट में आती हैं, और इससे ये निकल भी सकती हैं या नहीं निकल सकती, और इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आप कमेंट करते हैं? जी सर, जो खासतौर पर डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं ना, तो वो फिर चलते नहीं है स्टॉक्स, यानी कि आपको डिविडेंड जो दे देते हैं, अगर तो वो डिविडेंड ना दे, आप ये देखें ना, आप फॉर एग्जाम्पल कैप्को ने 5 रुपए का डिविडेंड आपको दिया ये फीस शेयर के हिसाब से। अब इसके करोड़ों शेयर मार्केट के अंदर मौजूद है, तो करोड़ों शेयर का मतलब ये है कि उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना पैसा उसने आपको दे दिया ये वाला। अगर वो आपको डिविडेंड ना दे और वही पैसा अपनी कंपनी के अंदर वो री इन्वेस्ट कर दे, ये तो जो कंपनीज अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं उनके शेयर्स की वैल्यू फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है ये वाली। तो कैप्को और हपको जो है ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, फौजी फर्टिलाइजर, एग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। तो जितने भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होंगे वो आपको ज्यादा ऊपर चलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब वो कंपनी जो डिविडेंड पे नहीं करती, वो अपना पैसा कंपनी के अंदर ही री इन्वेस्ट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा TRG ऊपर चला गया, नेट सोल ऊपर चला गया, इन्होंने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया आपको, ये सारी जिंदगी जो है ये पे आउट अपने जो है ना वो उसके अंदर एडिंग ही करते रहे। तो ये देखे कितने हाई लेवल पर ये निकल गई है स्टॉक ये। तो कई ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने अपने डिविडेंड तो नहीं देते, लेकिन अपने कैपिटल की वजह से, री इन्वेस्ट की वजह से अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं ये। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी चूज करें। अगर आप ये कैप्को हपको की बात करें तो ये चढ़ेंगे बहुत स्लो, क्योंकि जब ये चढ़ेंगे तो डिविडेंड दे देंगे, फिर 5 रुपए नीचे आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। तो ये वो पेंशन स्टॉक्स है जो पेंशन पर चलते हैं, जो लोग हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना पेंशन का पैसा यहाँ पर डालें, क्योंकि आपको एक क्वार्टरली आपको आमदनी जो है वो आती रहेगी ना। बाकी डिफॉल्ट का जो होता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्शन क्या लगा है। जैसे एस्कोल पर ऑब्जेक्शन लगा है कि उन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की और खासतौर पर 2020 के जो रिजल्ट थे वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। तो अगर वो अपनी अभी एनुअल जनरल मीटिंग को अनाउंस कर दें और अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दें तो वही डिफॉल्ट से नॉर्मल में आ जाएगी ये वाली। और फिर जब नॉर्मल में आ जाए तो फिर ले सकते हैं, आप अभी भी ले सकते हैं, बुरा नहीं है ये। डिफॉल्ट में ये नहीं है कि डिफॉल्ट में चला गया तो आप इसको ले भी सकते हैं ये स्टॉक। लेकिन थोड़ा ये डर होता है कि अगर इन्होंने अपने आप को एक्सटेंड कर दिया और अपनी जो है ना नहीं इन्होंने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया, जैसे इनकी डेट लिखी गई है कि 31 दिसंबर 2021 तक इन्होंने हर सूरत जो है वो डिक्लेयर करना है। अगर उस टाइम तक ना डिक्लेयर किया तो फिर ये कंपनी को सस्पेंड कर देते हैं ये। फिर कंपनी सस्पेंड में चली जाए फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो आपके स्टॉक डूबने के बहुत चांस हो जाते हैं जो आपने लिए होते हैं। लेकिन उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल है स्कोल पर ये इतना बुरा वक्त आएगा, ये बहुत अच्छी कंपनी हो जाएगी। हाँ जी राउशकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, MAACFL के बारे में पूछना था सर। मैकफल के बारे में पूछ रहे सर, अच्छा स्टॉक है, हमने इसको रिकमेंड किया था, फिर आपको हमने प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई। अभी ये काफी ऊपर निकल गया, अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर आप पूछ लेंगे क्या पोजीशन है ये। जी लियाकत अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इम्प्रूवमेंट है, अल्लाह का बहुत करम है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं बैटरीज की कि वो सब्र काम आ गया, तो इंशाल्लाह अपना ये प्रीवियस रिकॉर्ड बीट करेंगी। तो बाकी पूछना था काजी साहब, आज FFL का कुछ डिसीजन आया कंपनी का कि जी अपना कैपिटल इंक्रीज करेंगे, जुलाई के एंड में इसकी बोर्ड मीटिंग होगी ना,
उस वक्त तक इसको एग्जिट कर जाना चाहिए, इससे वेट कर लें। और बैटरी का मेरा कहा था, आप ही ने पूछा था मुझसे ऑटो सेक्टर का 2-4 दिन पहले ना। जी जी, वो मैंने पहले 300 की रेंज में 275 की वो एक साइड थी, और इसी की रेंज में वो ATBA थी, एटलस। अब वो तकरीबन 2 महीने पहले की रखी हुई थी मेरे पास है। तो ये तो अभी देखेंगे, अभी तो कैप लग रहे हैं ना, फिर देखते हैं कहाँ पे जाके ये रुकती हैं, तो फिर इनको निकालेंगे। तो FFL का बताएंगे, जुलाई के एंड में है इसकी बोर्ड मीटिंग, तो अभी उन्होंने डिसाइड किया कि जी इसका कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो राइट शेयर देंगे ये। जी जी, अभी सर उनकी डेट आने देना, कौन सी लास्ट डेट होगी। बहरहाल अभी उनकी अनाउंसमेंट के बाद जो है ना, लोगों ने तो उसको अच्छा नहीं समझा, जिस वजह से उसका शेयर नीचे आ गया ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतर हो जाएगा फौजी फूड आगे ना। जब राइट सारी बात है, इन्होंने देना है तो अपनी कुछ शक्ल भी इन्होंने अच्छी करनी होगी अपने स्टॉक की। तो वो अच्छी करने के लिए फिर जो है ना, ये हो सकता है 20 रुपये 22 रुपये तक जो है वो पहुंच जाइए, जब तक इनका राइट आता है। फिर उसके बाद हो सकता है फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर वो 10 रुपये 12 रुपये वाला भी रखा जाए फिर। हाँ जी, फिलहाल इसको होल्ड रखें, अभी ना बेचें, इसको रखें, इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो ना बाकी मेंबर्स भी देखें, ये हमारे पुराने बंदे हैं, इन्होंने पहले की बैटरियां लेके रखी हुई हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं ये वाले। और ज़रूरी नहीं है कि बताया जाए कि ये लें, आपको खुद भी थोड़ी सी स्टडी हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे के लेवल पर होते हैं। अगर आप उनको ले के रख लें तो आप माशाल्लाह, इन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ और अल्लाह इनको सही प्रॉफिट देगा। तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे ओरिजिनल रेट पर आप इनको बेचें, जो एक्साइड का 2400 वाला रेट था वहाँ पर जाके आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, तो सही जो है वो मज़ा भी आएगा। और इंशाल्लाह ये चले भी जाएंगे, आगे हालात बेहतर होंगे मार्केट के, तो आप देखेंगे ये ऐसा था घिस घिस के जो है, जो 3 साल तक नीचे रहे, 3 साल 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो 1.5 साल में पक्का इसने जो है वो वापस, अगर रिवर्स का मूड बनाया तो 1.5 साल में ये अपने हाई पर पहुंच जाएगा ये वाला। लेकिन बीच में तो करेक्शन ड्यू होती है, लेकिन उस करेक्शन में घबराना नहीं चाहिए, उस करेक्शन में स्केलिंग करनी चाहिए कि अगर कोई स्टॉक बीच में रुकता है तो स्केलिंग करें और लेके चले। आप इनकी गर्दन आपके हाथ में आ की है ये वाली, एक्साइड की और एटबा की और हीनो की। अगर आपने नीचे के लेवल पर इनको ले लिया, इसका मतलब यह है कि इन स्टॉक्स की इनकी गर्दन आपके हाथ में है, तो इनकी गर्दन कभी भी जल्दी जल्दी ना छोड़े, क्योंकि जिन्होंने यही एक्साइड 2400 रुपये का लिया हुआ था, तो उनकी गर्दन तो इन्होंने पकड़ी हुई है, इन बैटरियों वालों ने पकड़ी हुई थी, तो वो उनको बेच नहीं सके। लेकिन अब तो आपने इनकी गर्दन पकड़ी हुई है नीचे के लेवल पर, तो इनको जल्दी जल्दी ना छोड़े, चलने दें इनको। जहां पर 6 महीने सब्र करें तो आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने तक देखेंगे इनके रेट बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे ये। बहरहाल टाइम काफ़ी हो गया हमारा। ये जूम सेशन जो है एपिसोड नंबर थी 133 और माशाल्लाह तकरीबन 200 के करीब लोगों ने जो आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया। आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का जो बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम काफ़ी हो गया। हसन भाई आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। इस जूम सेशन नंबर 133 के साथ मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।